हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अजंता केव, अजंता की गुफा के बारे में, पार्ट 3। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, एज ए सीक्वेंस से वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, माय इंपॉर्टेंट नोट्स। प्लेलिस्ट का नेम है, इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ओके, सो आज मैं डिस्कस करूंगी पार्ट 3। देखिए, पार्ट फर्स्ट जो है बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इनके रिलेटेड मैं एक वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है अजंता की गुफा के बारे में। बौद्ध धर्म में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, उससे आप अजंता केव के सारे डिटेल ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि जो अजंता की गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये पार्ट तो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं ऑलमोस्ट। पार्ट सेकेंड था अजंता के चित्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अजंता म्यूरल्स। ये सारे पॉइंट आपको पार्ट सेकेंड में देखने को मिल जाएंगे। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट थर्ड, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। लाइक स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं गुफा संख्या 17, जिसका महाहंस जातक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। महाहंस जातक चित्रों को अपने वर्ण विधान की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन इन केव नंबर 17। सेकेंड है मड़ासन राजकुमारी, केव नंबर 16 की पेंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इस पेंटिंग को ग्रिफिथ्स महोदय ने देखते हुए ये मत कहे हैं कि फ्लोरेंस के कलाकार इससे अच्छे रेखांकन जरूर कर सकते हैं, वेनिस के कलाकार इससे अच्छे रंग जरूर भर सकते हैं, परंतु दोनों में से कोई भी इससे अच्छा भाव रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ओके, ग्रिफिथ्स महोदय ने इस चित्र के विषय में यह भी कहा है कि भावना, करुणा तथा चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़ चढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है, मतलब हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो हाई रेनेसा के 2 पार्ट्स हैं। हाई रेनेसा लाइक फ्लोरेंस और इटली में एक्सप्लोर हुआ था। इटली, एक इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है कि जब वेस्टर्न आर्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ तो हाई रेनेसा क्या है। पुनरुत्थान काल 14वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इटली में, जिसके 2 पार्ट्स थे। देखिए, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा, 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हाई रेनेसा के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। हाई रेनेसा फ्लोरेंस में भी चला था और वेनिस में। इटली का फ्लोरेंस और वेनिस। फ्लोरेंस के कलाकार कहे जाते हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। तो यहाँ पे स्केचिंग को प्रायोरिटी दी गई थी। और वेनिस के कलाकार हैं जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजो, लोरेंजो। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दिया गया? यहाँ पर दिया गया था कलर स्कीम को। कलर स्कीम दैट मीन्स रंग प्रधान कहा गया था। तो दोनों से कंपेयर करते हुए ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता की गुफा नंबर 16 की पेंटिंग्स का डिस्कस करते हुए बताया है कि ये पेंटिंग उन दोनों से ज़्यादा बेस्ड है कंपेयर देन एक्सप्रेशन के। उन दोनों ने मतलब उस आर्ट मोमेंट में ज़रूर अच्छा वर्क हुआ है, लेकिन इनसे अच्छा एक्सप्रेशन अजंता की गुफा नंबर 16 की पेंटिंग से अच्छा एक्सप्रेशन कोई कैप्चर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ग्रिफिथ्स महोदय ने यह भी कहा था कि चित्र के विषय में भावना, करुणा, चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़ चढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट पेंटिंग है 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, केव नंबर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग कही जाती है, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। ये पेंटिंग राय कृष्णदास ने महाप्रजापति देवी की पेंटिंग माने हैं। थर्ड शुरू हो जाता है अजंता को आलेखनों का खान तथा केश विन्यास का खान माना जाता है। किसका खान? आलेखनों का। जिस तरह से वाचस्पति गोरल्ला ने अपनी पुस्तक, एक फिलोसफर थे वाचस्पति गोरल्ला, इन्होंने अपनी बुक भारतीय कला चित्रकला में 3 पार्ट्स बताए थे अजंता की गुफा का जो वर्गीकरण किए थे। आप सेकंड पार्ट देखिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ अजंता पेंटिंग। तो उसमें इन्होंने बताया था कि 3 पार्ट्स जो हैं वो है अलंकारिक, वर्णात्मक और रूप भैदिक। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलंकारों में अजंता की जो गुफा है वो आलेखनों की खान कही जाती है तथा केश विन्यास का खान कहा जाता है। काफी अच्छे से यहाँ पर फ्लोरल पैटर्न्स को फॉलो किया गया है। अजंता को वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम कहा जाता है।
वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, दैट मीन्स आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग का संगम कहा गया है किसे? अजंता की गुफा को। अजंता में जो प्रायोरिटी दी गई है वो भित्ति चित्र को दी गई है। और बेसिकली भित्ति चित्र होता क्या है? लाइक फ्रेस्को। फ्रेस्को होता क्या है? तो फ्रेस्को के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। ओके, तो फ्रेस्को सेक्को जो है वो सूखी भित्ति पे की जाती है। फ्रेस्को सेको किस पे करते हैं? सूखी भित्ति पर। सेकंड है फ्रेस्को ब्यूनो, ये वेट ऑन वेट प्लास्टर, इटली की ऑन क्रिएटिविटी है, वहीं से शुरू हुई थी 14th सेंचुरी में। इंडिया में भी काम हुआ है, जैसे जयपुर आरायशी पद्धति हो गया, बंगाल स्कूल में नंदलाल बोस के स्टूडेंट विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी काम किए। लेकिन अजंता की बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में वर्क हुआ है, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे अजंता के चित्रों का धरातल कैसा था? तो ये फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक के बारे में बात हो रही है। धरातल मतलब सरफेस। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर के रूप में खड़िया, चूना, गोबर की और बारीक गारा, धान की भूसी, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। गुफा की खुरदरी दीवार पर लगाई जाती थी। इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगोया जाता था। पानी में भिगोने पे क्या होता था? बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता था। फिर छतों पर चित्रण करने के लिए गारे की पहली परत लगाई जाती थी। यहाँ पे परत होगा, पहली परत लगाई जाती थी, मतलब एक लेयर लगाते थे। लेयर का थिकनेस कितना होता था? 1.25 इंच या फिर 1 इंच मोटी होती थी, ये इसका थिकनेस है। ठीक है, ये इसकी मोटाई है, इतने थिक होते थे। इसके ऊपर दूसरी लेयर फिर से अप्लाई की जाती थी। वो सेकेंड लेयर कौन सा होता था? तो अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर दूसरा लेयर होता था, जो सफ़ेद प्लास्टर की होती थी, वाइट प्लास्टर मतलब वाइट लाइम से सेकेंड लेयर बनता था। उसका थिकनेस बहुत हल्का होता था। पहला तो थिकनेस हो गया जो 1 इंच का हो गया, लेकिन सेकेंड थिकनेस बिल्कुल माइनर सा था, अंडे के छिलके के बराबर, मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस लेयर को अप्लाई किया गया था। फिर जब उसके बाद सूखने के पश्चात पेंटिंग्स की जाती है। तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस हुआ? फ्रेस्को सेक्को प्रोसेस हुआ, नॉट ब्यूनो। ध्यान रखना है, फ्रेस्को सेक्को प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे सूखने के पश्चात काम हो रहा है। यह संपूर्ण चित्रण विधान भित्ति चित्रण फ्रेस्को सेक्को विधि मतलब सूखी चित्रण विधि के अंतर्गत आता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, भारत में नीले रंग का प्रयोग 400 ईसा पूर्व से पहले नहीं हुआ था। दैट मीन्स अजंता की केव नंबर 9-10 में ब्लू कलर का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन 1617 और 1-2 में यूज़ हुआ है, क्योंकि सबसे प्राचीन गुफा कही जाती है केव नंबर 9-10। उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं आया, क्योंकि इस गुफा का समय है 200 से लेकर 300 तक का। कौन सी गुफा का? गुफा संख्या 1 और 2 का 1617 में आ चुका था। ठीक है, अजंता में गुफा संख्या 16, 17 गुफा के अंदर गुफा में नीले रंग का यूज किया गया है। 9-10 में प्रयोग नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन इस क्वेश्चंस को करेक्ट किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट है राय कृष्णदास, ये राय हो जाएगा। राय कृष्णदास के अकॉर्डिंग अजंता में टेम्परा कलर्स को प्रायोरिटी दी गई। टेम्परा कलर फ्रेस्को सेक्को टेक्निक। देखिए मीडियम पूछा जाता है, मीडियम, और एक पूछा जाता है टेक्निक। तो यहाँ पे मैं क्लियरिफाई कर दे रही हूँ, जो मीडियम टेक्निक हो गया वो टेम्परा टेक्निक हो गया। मीडियम मतलब माध्यम के रूप में फ्रेस्को सेक्को हो गया, फ्रेस्को सेक्को। ओके, तो राय कृष्णदास के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अजंता में टेम्परा कलर्स का यूज किया गया है। टेम्परा में जो यूज करते हैं उसमें एग, ग्लू, ग्लिसरीन, इन सारे मटेरियल्स को एक बाउल्स लेते हैं, उसमें खनिज रंग डालते हैं, खनिज रंग को मिक्स करते हैं एग, ग्लू, ग्लिसरीन के अकॉर्डिंग थिकनेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मिक्स करने के बाद सरफेस पे अप्लाई करते हैं। प्रकाश के लिए यहाँ पे येलो कलर्स मतलब लाइट रोशनी दिखाने के लिए कौन से कलर का यूज़ किया गया? रोशनी दिखाने के लिए येलो कलर्स का यूज़ किया गया, पीले रंग का। बालों के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया और सुंदर मसल्स दिखाने के लिए शरीर के लिए गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया तथा भूरे रंगों का प्रयोग किया गया था। ओके, अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? तो टोटल 20 प्रकार की रेखाएं। एज अ टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अजंता में रेखा कितने प्रकार की हैं, तो यहाँ पे 20 प्रकार की रेखा मानी जाती है। रेखा शैलियाँ 20 प्रकार की हैं। नेक्स्ट लाइन, अजंता में आलेखनों के सुंदर उदाहरण
सर्वाधिक अलंकृत गुफा नंबर 1 से प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो माना जाता है, वो बिना रंग के भरे रेखांकन को, मतलब जो बिना कलर फील किए ही एक अपने में बेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायाना शाखा से संबंधित हैं। पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की चित्रकला को विशेष रूप से रेखा प्रधान चित्रकला माना है, जबकि पाश्चात्य कला को इन्होंने छाया प्रकाश प्रधान माने थे। अजंता का नारी चित्रण विधान यहाँ की चरम उपलब्धि है। अजंता में गुप्तकालीन भवन, वस्तु तथा पहनावे का प्रयोग। राय कृष्णदास ने अजंता के भारी प्रभाव के कारण अजंता की कला को गुप्त शैली कहा। क्या कहा इन्होंने? गुप्त शैली कहा है। पर्सी ब्राउन ने बौद्ध धर्म से अत्यधिक संबंधित होने के कारण अजंता की कला को बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग बताया। ओके, तो ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। पर्सी ब्राउन ने बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग बताया और राय कृष्णदास ने गुप्त शैली बताया, गुप्त काल का। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। सर्वप्रथम भित्ति चित्र जोगीमारा से प्राप्त हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम इंडिया में जो भित्ति चित्र होता है, म्यूरल पेंटिंग, वो कहाँ शुरुआत हुई? तो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी जोगीमारा की गुफा से, जहाँ से गुफा की शुरुआत होती है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड पार्ट था वैदिक एज। वैदिक एज के जस्ट बाद, वैदिक एज में तो सारे ग्रंथों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद जो शुरू होता है जोगीमारा की गुफा, तो यहाँ से गुफा की शुरुआत होती है। जोगीमारा, उसके बाद अजंता। जोगीमारा के बाद मैंने डिस्कस किया था, सेकेंड टॉपिक था अजंता, तो अजंता का ये पार्ट थर्ड है। और उसके बाद शुरू हो जाएगा अजंता के बाद बाघ, सित्तनवासल, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, सिगिरिया, ये सारे सीक्वेंस से चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ अजंता के चित्रकार हाथों के चित्रण में निपुण थे। अजंता के जो चित्रकार थे वो हाथों से बने चित्रण में निपुण थे। चीन के टोंग वंशीय चित्रण अजंता के प्रभाव को ग्रहण किया। चालुक्य काल में अजंता का चलन पतन हो गया था, दैट मीन्स एंड हो जाता है चालुक्य डायनेस्टी में। अजंता की कला को भारत का शास्त्रीय काल कहा गया। भारत की शास्त्रीय कला किसे कही गई? अजंता की कला को। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान प्रभाव पड़ा था अजंता पर। 1983 के टाइम ड्यूरेशन में अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित किया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की सत्ता का अधिकार रहा था। अजंता के चित्रों के कारण ही भारत मानवता की सत्ता का अधिकार थे। ग्लैडस्टोन सोलेमन ने कहा है कि नारी को इतनी सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई। मेगास्थनीज इन्होंने अपने ग्रंथ इंडिका में कहे थे। चंद्रगुप्त के दरबार में लिखा गया है ये इंडिका मेगास्थनीज का। सेल्यूकस निकेटन का देवदूत। 398 का समय था। फाहियान चीनी यात्री हैं। 318 से 413 के समय तक रहे। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 630 ईसा पूर्व में हंसान सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कपिशा पहुंचे थे। यह भारत के 15 वर्ष तक और 645 में चीन वापस चले गए। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवकी नाम से किया गया था, जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। भारत का वर्णन ट्रेवल्स इन इंडिया में किया गया। इस नाम में इसने भागलपुर बिहार में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की यात्रियों का राजकुमार हंसान को कहा जाता है। अलबरूनी 11वीं शती में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत की विवेचना, तहकीके हिंद, काबुले हिंद, भारत की खोज किए थे। नेक्स्ट है लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। इनकी जो ग्रंथ है, इन्होंने
कंग्यू तंग्यू ग्रंथ की रचना की। बौद्ध कला को 3 भागों में 3 शैलियों में इन्होंने डिवाइडेड किया, देव, यक्ष और नाग। देव शैली, यह शैली गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रारंभ हुई। इसका संस्थापक बिंबिसार चित्रकार को माना जाता है। लामा तारानाथ ने देव शैली अजंता को कहा, यक्ष शैली अभ्रंश शैली को कहा और नाग शैली इन्होंने किसे कहा? तो नाग शैली इन्होंने कहा था पाल शैली को। लामा तारानाथ के अनुसार देव शैली मगध था, दूसरा जन्म अजंता में हुआ। दूसरा जन्म कहाँ हुआ? अजंता में हुआ था। सेकेंड है यक्ष शैली। यक्ष शैली लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग यह शैली 3री शती ईसा पूर्व की मानी जाती है। दैट मीन्स यह शैली जो है ये मौर्य शासनकाल अशोक के समय में प्रचलित हुई। इसका दूसरा जन्म जो हुआ है वो मारवाड़ में हुआ है 7वीं शती में। और चित्रकार श्रीगंधर को माना जाता है जो राजा शिव के दरबार के चित्रकार कहे जाते हैं, राजा शील के दरबार के। ये ध्यान रखना है आपको। यक्ष शैली, देव शैली अजंता में एक्सप्लोर हुई। यक्ष शैली जो है ये अपभ्रंश शैली, इसको अपभ्रंश शैली में एक्सप्लोर किया गया था। थर्ड आ जाता है नाग शैली। लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग नाग शैली 3री शती ईसा पूर्व की है। लेखक दार्शनिक नागार्जुन के समय में प्रचलित हुई। इसका दूसरा जन्म जो हुआ है 8वीं से 9वीं शती में बंगाल, बिहार और नेपाल में हुआ। ठीक है, बंगाल, बिहार और नेपाल, दैट मीन्स पाल शैली कहा जाएगा। नाग शैली को पाल शैली लामा तारानाथ ने ही कहा है। राजा के समय में एक्सप्लोर हुआ था, पाल राजा के समय में। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल पाल राजा कहे जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट नोट्स। इसके अलावा हंसराज कलाकार ने चित्रकला तथा मूर्तिकला में नवीन शैली की स्थापना की है, जिसे कश्मीरी शैली कहा जाता है। डॉक्टर बर्ग ने मुंबई संग्रहालय के लाभ देने के लिए अजंता के चित्रों को क्षति पहुंचाई। भारतवर्ष का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, इसका पहले कोटेशन देखिए। दक्षिणे समुद्रस्य उत्तरे हिमादिश्य च एवं सर्वेत्व भारतलाम भारतीय यति संपत्ति। विष्णु पुराण में भारतवर्ष कहा गया, ईरान वालों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानी लैंग्वेज में इंडिया कहा गया भारत को। सो फाइनली अजंता केव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बाघ की गुफा के बारे में। इन फ्यूचर जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है माई इम्पॉर्टेंट नोट्स। माई इम्पॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पर आपको सारे ही वीडियोस सीक्वेंस से मिल जाने वाले हैं। इवन आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो क्लासेस कैसी लगी फीडबैक जरूर